एक और प्रेगनेंसी स्टोरी। भाई मेरे पास इतने प्रेगनेंसी स्टोरीज आते हैं ना, मैं क्या बोलूं। एडल्ट, इसके पास कोई नौकरी नहीं है, इसके पास कोई बैकअप नहीं है फाइनेंशियली, कैसे वो बच्चा पालेगा? उनका शादी नहीं हुआ है, सोसाइटी कैसे एक्सेप्ट करेगा? भाई ये प्लॉट ट्विस्ट आई डोंट थिंक सो आप भी गेस कर पाए होगे। हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल एंड येट अनदर स्टोरी टाइम वीडियो। गाइस मैं पिछले कुछ दिनों से जो वीडियोस पोस्ट कर रही हूँ ना ये चैनल पे, सभी वीडियोस मैंने बहुत पहले बना के रखा था, क्योंकि रिसेंटली मैंने ले लिया था 1 हफ्ते का पूरा ब्रेक। मेरे रिश्तेदार के घर में ना कुछ पूजा का फंक्शन था, तो उसमें मैं चली गई थी। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि दीदी ये फालतू का इन्फॉर्मेशन से हम क्या करेंगे। बेसिकली वहाँ पे सिंस मैं गई थी, मेरे कजिन सिस्टर्स लोगों ने ना पहले से ही कॉल करके मुझे बोल के रखा था कि मेरा जो निकनेम है फालतू सा निकनेम, वो निकनेम एंड दीदी कि डैश दीदी आप प्लीज़ थोड़ा सच सवर के आना, क्योंकि मैं भूतनी जैसे घूमने जाती हूँ। ठीक है, मतलब आई एम ऐसा पर्सन जो केयर ही नहीं करता मैं कैसी दिख रही हूँ, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता। सो मैंने इसीलिए उनका बोला हुआ नेल पॉलिश का कलर लगाया, इसलिए इतना चटक नेल पॉलिश का कलर है, इसीलिए मैंने आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया ताकि ये थ्रू आउट द वीडियो में ना आप मेरे नेल पॉलिश को इग्नोर करो एंड मेरे स्टोरी पे ध्यान दो। एंड ये नेल पॉलिश थोड़ा निकल भी रहा है एंड वेरी ग्रेटफुल कि जल्दी जल्दी ये निकल जाए, तो आने वाले वीडियोस में मेरा ये नेल पॉलिश को आप लोग इग्नोर ही कर देना। सो गाइस, आज का स्टोरी टाइटल पढ़ के आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि दीदी एक और प्रेगनेंसी स्टोरी। भाई मेरे पास इतने प्रेगनेंसी स्टोरीज आते हैं ना, मैं क्या बोलूं। एंड मोस्ट ऑफ द स्टोरीज में ना इतना अच्छा अवेयरनेस मैसेज रहता है कि मैं वो शेयर ना करे रह नहीं सकती। एंड बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि प्रेगनेंसी स्टोरीज अगर मैं शेयर करती हूँ ना, ऐसा वो लोग कमेंट करते हैं, बहुत नेगेटिव कमेंट्स करते हैं कि ये सब होता भी है क्या लाइफ में, ये सब कुछ भी हो रहा है। भाई तुम मतलब न्यूज़ व्यूज़ नहीं देखते क्या, कितना कुछ हो जाता है इंडिया में, इंडिया छोड़ो अलग अलग कंट्रीज में भी कितना कुछ हो रहा है। लाइक कितने अनअवेयर लोग हो सकते हैं। स्टार्ट कर देते हैं आज का स्टोरी। सॉरी फॉर रेंटिंग सो मच। तो आज का जो स्टोरी है ना, सब नाम ऑब्वियसली एनोनिमस होने वाले हैं एंड मैंने ट्राई किया है थोड़ा यूनिक नाम दे दूँ। सो आज का जो स्टोरी है ये भेजा है, सब फेक नेम्स है, ठीक है। आज का स्टोरी भेजा है करिश्मा ने। एंड करिश्मा ने एकदम मेल के एकदम बिगिनिंग में ही बहुत अच्छे से इन्फॉर्म कर दिया कि मेरा पास्ट या फिर मेरा पर्सनल लाइफ के बारे में जानना उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि बहुत ही नॉर्मल लाइफ मेरा रहा है। मेरे पेरेंट्स बहुत ही लविंग है, केयरिंग है, वो लोगों ने कभी भी मुझे किसी भी चीज़ के लिए प्रेशराइज नहीं किया। तो क्लास 11 में जब ये करिश्मा थी, उसका एक कोचिंग सेंटर था, वहाँ पे जब वो जाती थी उसका मुलाकात हो जाता है एक नमन नाम के लड़के के साथ। ये जो नमन था ना, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा था पढ़ाई में। लाइक उनका कोचिंग सेंटर में ये फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी टेस्ट होता था ना, वीकली टेस्ट एंड ऑल, उसमें वो फर्स्ट सेकंड थर्ड ये 3 पोजीशंस में आता ही था। एंड डिस्पाइट बीइंग इतना अच्छा स्टूडेंट, ये सभी से बहुत अच्छे से बात करता था एंड ये फेमिनिस्ट था। मतलब तो करिश्मा एकदम फ्लैट हो गई कि लड़का ऊपर से फेमिनिस्ट, ऊपर से इतना अच्छे से बात करता है। तो करिश्मा ने फर्स्ट स्टेप लिया एंड उसका नंबर मांग के वो लोग एक दूसरे के साथ वो लोग बात करना स्टार्ट कर दिए, लाइक व्हाट्सएप में। एंड सून आफ्टर 3-4 महीने बात करने के बाद ही उनका रिलेशनशिप स्टार्ट हो गया। तो उनका जो रिलेशनशिप था ना, वो 11 के बीच में जाके स्टार्ट हुआ, लाइक हाफ ईयरली के टाइम में जाके स्टार्ट हुआ। एंड वो लोग 11 में पूरा रिलेशनशिप में थे, क्लास 12 में पूरा रिलेशनशिप में थे। एंड थ्रू आउट दिस रिलेशनशिप ये जो करिश्मा थी, करिश्मा ने अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म नहीं किया हुआ था, नमन ने भी अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म नहीं किया था। सिर्फ नमन की दादी को पता था कि नमन ऐसे ऐसे एक लड़की को प्यार करता है। ये चीज़, ये इन्फॉर्मेशन ना नमन ने ही करिश्मा को दिया था कि मैंने अपनी दादी से शेयर कर दिया तेरे बारे में, क्योंकि मैं दादी से सब चीज़ शेयर करता हूँ। तो उनके डेथ के पहले मैं उनको बोल के रखना चाहता हूँ कि उनकी होने वाली बहू, मेरी बीवी कौन होने वाली है, ताकि उनको एक थोड़ा बहुत आइडिया हो। तो ये चीज़ करिश्मा को बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगा। एंड गाइस, नमन ना हमेशा बोलता था कि हम अपने कॉलेज ख़त्म करने के बाद ही हम शादी कर लेंगे, हम रजिस्ट्री कर लेंगे एंड हमें हमारे फ्यूचर के बारे में सोचना होगा। एंड वो खर्चा भी उतना ज़्यादा नहीं करता था। लाइक उसका बर्थडे में भी वो एक्सपेक्ट नहीं करता था कि करिश्मा उसको बहुत कॉस्टली कुछ गिफ्ट दे या फिर वो कुछ एक्सपेंसिव चीज़ करे। उसके लिए स्मॉल जेस्चर्स वेर एवरीथिंग। तो ये सब चीज़ों के वजह से ना करिश्मा जितना दिन जा रहा था, जितना दिन बीत रहा था, वो उसके प्यार में एकदम मदहोश बेहोश ऐसे हो रही थी। कट टू उनका क्लास 12 जब खत्म हो जाता है, करिश्मा मल्टीपल कॉलेजेस में अप्लाई करती है एंड नमन भी मल्टीपल कॉलेजेस में अप्लाई करते हैं सिंपल बैचलर्स करने के लिए। उसका हो जाता है गर्ल्स कॉलेज में, जो कि अलग टाउन में था। सो वो ना ये चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि मुझे अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ के जाना होगा, लॉन्ग डिस्टेंस हम कर पाएंगे कि नहीं, मुझे नहीं जाना बॉयफ्रेंड को छोड़ के। इसीलिए वो जैसे तैसे अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर देती है कि मुझे अलग टाउन में नहीं रहना, क्योंकि मुझे डर लगता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, फलाना ढिमकाना। तो उसके पेरेंट्स, मैंने आप लोगों से शेयर
किया था, बहुत ही सपोर्टिव थे। तो उसके पेरेंट्स बोलते कि ठीक है तुम फिर चूज कर लो, यहाँ पे अगर प्राइवेट कॉलेज भी हो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनको फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम भी नहीं था। तो ये जो करिश्मा रहती है ना, करिश्मा नमन के साथ कॉन्स्टेंटली बात कर करके ऐसा कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज चूज करती है जहाँ पे नमन ने भी एडमिशन लेके रखा है, ताकि उनका लॉन्ग डिस्टेंस हो ही ना। तो वहाँ पे उसको एडमिशन मिल जाता है क्योंकि ऑब्वियसली प्राइवेट है। तो वो लोग वहाँ पे कॉलेज स्टार्ट कर देते हैं। ये जो करिश्मा थी ना, करिश्मा का अलग स्ट्रीम था, एंड ये जो नमन था, आई थिंक सो नमन का कॉमर्स था, ठीक है, वेरेस करिश्मा का साइंस था, जितना मुझे याद है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड थ्रू आउट दिस एंटायर रिलेशनशिप करिश्मा का सिर्फ एक ही फ्रेंड था, दैट इज उसका स्कूल टाइम का बेस्ट फ्रेंड अंजलि। एंड नमन का ना उतना वैसा फ्रेंड नहीं था। एक और ग्रीन फ्लैग करिश्मा को ये लगा कि नमन का कोई भी लड़कियों से फ्रेंडशिप एंड ऑल है ही नहीं, वो रेयरली कोई लड़की से बात करता है। उसका लड़का दोस्त भी वैसा नहीं है, वो बाइक में ना ही इधर उधर घूम के मस्ती मजाक करने चला जाता है। तो हर साइड से नमन ग्रीन फ्लैग था। उनका रिलेशनशिप मस्त चला, 11-12 तो वो लोग रिलेशनशिप में थे, एक बार भी उनका ब्रेकअप नहीं हुआ, कुछ फाइट वाइट कुछ नहीं होता था, अगर होता भी था नमन माफी मांग लेता था, इवन तो उसका मिस्टेक रहे ना रहे। कॉलेज में जब वो लोग गए एक साथ, आफ्टर 1 मंथ नमन का ना एटीट्यूड थोड़ा चेंज होने लगा। वो हर छोटे छोटे चीज़ में गुस्सा करता था। अगर कभी ये करिश्मा को आने में लेट हो जाता था, क्योंकि एक इकट्ठे ये लोग जाते थे, बट क्लासेस का टाइमिंग अलग रहता था ना, तो उसमें भी बहुत शक किया करता था नमन कि तुम किसके साथ थी, मल्टीपल क्वेश्चंस पूछा करता था। उसको उसके सोशल मीडिया के सब चीज़ों का एक्सेस चाहिए होता था, उसका फ़ोन वो चेक करता था। वो नॉर्मल है एक लिमिट तक, आप चेक ही कर सकते हो, हाँ आपके पार्टनर से आपको क्या ही छुपाना है। बट अगर आपकी मम्मी आपको फ़ोन कर रही है एंड आपका बंदा बोले कि कौन फ़ोन कर रहा है, मेरा बात करवा, मैं स्पीकर में लगा दो, तो हर चीज़ लिमिट में अच्छा होता है। एंड ये नमन ना उस लिमिट को भी क्रॉस कर रहा था। एंड अगर उसके साथ कुछ झगड़ा भी करिश्मा करे, वो बस बोलता था कि हम दोनों कपल है, कपल्स में क्या सीक्रेट्स होता है, अगर तुझे कुछ छिपाना भी पड़ रहा है तो ये माइक्रो चीटिंग है। लाइक लड़का हो के नमन को माइक्रो चीटिंग टर्म के बारे में पता था। तो हमेशा करिश्मा खुद ही गिल्ट ट्रिप में चली जाती थी कि शायद मुझसे कुछ गलती हो गया, शायद मैं ही उसका ट्रस्ट नहीं जीत पा रही हूँ। इसके बाद गाइस एक और इन्फॉर्मेशन मैंने जब पढ़ा ना, मतलब मैं क्या, मतलब ये तो रेड फ्लैग का भी रेड फ्लैग है। आई थिंक सो 90% लड़की इसी पॉइंट में ब्रेकअप दे देना चाहिए टू दैट गाय, अगर कोई आपके साथ ये मांगे या फिर ये पूछे आपसे। बेसिकली मेल में था कि ये लोग जब भी फिजिकल होते थे, ये लोग तो रिलेशनशिप में थे, फिजिकल जब भी होते थे, नमन ना कभी भी अगर करिश्मा बोले कि आज नहीं, आज मेरा पीरियड्स है, तो नमन फिजिकली चेक करता था। फिजिकली आप समझ रहे हो ना, चेक करता था कि वो सच्ची में पीरियड्स में है कि नहीं, या फिर झूठ बोल रही है। एंड अगर कहीं पर उनको मीट करना है तो फोन में प्रायर वो लोग डिस्कस कर लेते थे ना कि सो एंड सो कैफे में चल हम मीट करते हैं, सो एंड सो पार्क में हम लोग इकट्ठे घूमने जाते हैं। एंड तब भी अगर करिश्मा बोले कि नहीं होगा, मेरा पीरियड्स चल रहा है, तो तब भी वो फोन में फोटो मांगता था कि 1 टाइम व्यू करके तो मुझे देखना है कि तुम्हें सच्ची में पीरियड्स हुआ है कि नहीं। अभी समझ जाना चाहिए था भाई करिश्मा को, अभी अगर वो समझ जाती ना, ये आगे जाके जो भी हुआ है ये सब होता ही नहीं। बट क्या बोले, लाइक आई डोंट नो उसके दिमाग में क्या चल रहा था। प्यार में वो एकदम पागल हो गई थी, हो ही जाता है इंसान मोस्ट ऑफ द स्टोरीज में। तो ये सब होते होते अभी उनका रिलेशनशिप में ना थोड़ा स्ट्रेन आने लगा है, झगड़ा वगैरह हो जाता है। ऑलमोस्ट 2 महीने बीत जाते हैं। अचानक से करिश्मा रियलाइज करती है कि उसका जो पीरियड्स है वो ये महीने आ नहीं रहा है, उसका ड्यू डेट क्रॉस हो चुका है। वो इनिशियली सोचती है, अपने बेस्ट फ्रेंड अंजलि के साथ सब चीज़ वो शेयर करती थी, वो सोचती है कि शायद वो स्ट्रेस ले रही है या फिर हार्मोनल चेंजेस की वजह से उसका पीरियड्स ड्यू है। बट फिर भी अंजलि बोलती है उसको कि सुन, हम हमारे टाउन का फार्मेसी को छोड़ के दूसरे फार्मेसी में जाते हैं, मैं तेरे साथ रहूंगी, हम एक होम किट प्रेगनेंसी का एक ले लेते हैं, तू टेस्ट कर ले। एंड ये एग्री करने में करिश्मा को बहुत टाइम लग जाता है। लाइक वो अपने आप को प्रॉपरली रेडी नहीं कर पा रही थी कि ये टेस्ट वो घर पे ले। तो वो एक दिन अंजलि के घर में ठहरती है, वहाँ पे टेस्ट लेती है, उसका पॉजिटिव आता है। एंड वो लोगों ने ना 1 किट नहीं लिया था, 2 किट लिया था कि बाई चांस अगर ऐसे पॉजिटिव आए फिर से हम चेक कर पाए कि सच्ची में है कि नहीं। तो वो फिर से चेक करती है एंड पूरा एकदम सैड हो जाती है, ठीक है। एंड वो रो रही होती है एंड अंजलि उसको बोल रही होती है कि सुन, तू अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करके बोल, तू इतना क्यों डर रही है, तेरा बॉयफ्रेंड तो ऐसा नहीं है कि तुझे छोड़ देगा या फिर तुझे ब्रेकअप कर देगा, ही वॉन्ट्स टू मैरी यू। तो वो फोन करके नमन को बोलती है सब चीज़। एंड सरप्राइजिंगली नमन बहुत अच्छे से उसको कंसोल करता है, बोलता है कि तुम मत सोचो, ये हमारा बच्चा है, हम लोग अभी एडल्ट हो चुके हैं। क्या एडल्ट, इसके पास कोई नौकरी नहीं है, इसके पास कोई बैकअप नहीं है फाइनेंशियली, कैसे वो बच्चा पालेगा, उनका शादी नहीं हुआ है, सोसाइटी कैसे एक्सेप्ट करेगा। तो
वो उसको कंसोल करता है कि सुनो, हमें अभी पैसा सेव करना चाहिए, ताकि अगर पैसा थोड़ा बहुत सेव हो जाए तुम डिलीवर भी कर पाओगे और हम दोनों शादी भी कर पाएंगे। तो इसके वजह से ना करिश्मा को थोड़ा स्ट्रेंथ मिलता है, इवन तो वो सैड थी कि कैसे होगा सब चीज़, उसको नहीं रखना था तो कैसे होगा सब चीज़, बट फिर भी उसमें थोड़ा स्ट्रेंथ आता है। वो घर जाती है, घर में ना वो रोती रहती है, वो गूगल करती है कि क्या है, सच्ची में है कि नहीं, या फिर नेचुरली कैसे उस चीज़ को टर्मिनेट किया जा सकता है, रेमेडीज एंड ऑल वो देखती है, विच आई डोंट सजेस्ट। ये सब भाई कोई स्टोरी सुन के इन्फ्लुएंस मत होना। ऐसे अगर प्रॉब्लम्स में आप फंस रहे हो ना, एंड ऑफ द स्टोरी में मैं एडवाइस देने वाली हूँ, लाइक एज एन एडल्ट या फिर एज ए सेन पर्सन आपका क्या होना चाहिए, लाइक आपका डिसीजन क्या रहना चाहिए ये सब चीज़ों में। तो क्या हुआ, एक हफ्ता ना पूरा एकदम करिश्मा रो रो के हमेशा फ़ोन में नमन के साथ बात करती थी कि सुन, मुझसे नहीं होगा, मैं पेरेंट्स को बोलूँ क्या। तो ये नमन हमेशा बोल देता था कि पहले हम पैसा सेव कर लेते हैं शादी के लिए, तेरा बम्प जब दिखने लगेगा ना तब तू पेरेंट्स को बोल देना, क्योंकि मैं जाऊँगा तेरे घर में तेरे पेरेंट्स के साथ बात करने के लिए हमारे फ्यूचर के बारे में। तो करिश्मा ना रुक जाती है, वो पेरेंट्स को इन्फॉर्म नहीं करती है। एंड विद इन फ्यू डेज ही ये नमन बोलता है कि मैंने 10,000 सेव किया, तूने कितना सेव किया, कॉन्स्टेंटली प्रेशराइज कर रहा था कि तूने कितना सेव किया। अभी करिश्मा सेव कैसे करेगी, उसका पेरेंट्स उसको आने जाने का खर्चा दे देता है, डेली कैंटीन में खाने का खर्चा दे देता है, उसके अलावा उसके पास जॉब नहीं है, उसके अलावा सेव एक इंसान कैसे करेगा, उसको तो अपने घर में ही चोरी करना पड़ेगा सेव करने के लिए पैसा। तो वो बहुत सैड रहती है। एक दिन वो कॉलेज ऐसे ही सैड होके चली जाती है एंड वापस ऑटो करके लौट रही होती है सामने बैठ के, तो उसको ना एक ऑडियो मैसेज आता है उसके बॉयफ्रेंड नमन से। एंड वो ऑडियो मैसेज जैसे तैसे ईयरफोन लगा के सुनती है, एंड जब वो ये ऑडियो मैसेज सुनती है ना, वो एकदम शॉक हो जाती है। भाई ये प्लॉट ट्विस्ट आई डोंट थिंक सो आप भी गेस कर पाए होगे। बेसिकली उस ऑडियो मैसेज में उसका ही वॉइस था, लाइक करिश्मा का वॉइस, रोते हुए नमन के साथ बात करते हुए वॉइस था। ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग जैसे होता है ना वैसा वाला, जहाँ पे करिश्मा बहुत रो रो के डिस्कस कर रही होती है नमन के साथ अबाउट द प्रेगनेंसी। एंड उसके नीचे एक टेक्स्ट था फ्रॉम नमन, मुझे 5 लाख दे दे, नहीं तो ये जो ऑडियो है मैं तेरे मम्मी पापा, हमारे कॉलेज का डीन, प्रिंसिपल, तेरे सब दोस्तों को भेज दूंगा। एंड ये पढ़ के ना वो ऑटो में, मेल में ऐसा लिखा हुआ था कि दीदी मैं शायद ऑटो से गिर जाती उस दिन, मेरा मतलब सर घूम रहा था, मतलब मैं प्रोसेस नहीं कर पा रही थी। एंड द मोमेंट मैं उतरी ऑटो से, मतलब ऑटो वालों को भी पता चल गया कि कुछ तो हुआ है, जिस वजह से मैं ऐसे जा रही थी ना अपने घर के तरफ ऑटो से उतर के, सभी को पता चल गया था, क्योंकि ऑटो में एक इंसान ने उसको पूछा भी था कि आप ठीक हो ना, आपका क्या तबीयत खराब है, इतना मतलब फिजिकली उसमें दिख रहा था कि उसका कुछ तो हुआ है उसके साथ, ठीक है। तो वो ना घर भी ऐसे एंट्री मारती है, उसकी मम्मी को पता चल जाता है कि कुछ तो हुआ है, उसकी मम्मी बार बार पूछती है बट वो नहीं बताती। पूरा रात वो उस दिन सो नहीं पाती है, वो बार बार नमन को कॉल कर रही होती है कि नहीं दूंगी। पहले तो वो ट्राई कर रही होती कि तुम मजाक कर रहे हो, तुम मजाक कर रहे हो, ये तो तुम्हारा भी बच्चा है, बट वो नमन फिर उसको थ्रेटन करना जब स्टार्ट कर देता है, इसको पता चल जाता है कि ये मजाक नहीं कर रहा है, तो वो पूरा रात नहीं सोती। एंड 5 बजे, सुबह के 5 बजे ना वो बहुत जोर जोर से रोना स्टार्ट कर देती है, उल्टी करना स्टार्ट कर देती है, रो रो के एक इंसान ना उल्टी करना ही स्टार्ट कर देता है। तो वो बार बार वो ड्राइंग रूम में जाके ना, मतलब वो कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, एकदम सिसकियां ले लेके, कोई आखिरी सांस लेते वक्त जैसे रोता है ना वैसा वो रो रही होती है। एंड उसकी मम्मी को ये साउंड आ जाता है, उसकी मम्मी और उसके पापा एक साथ आ जाते हैं। उसकी मम्मी पहले आती है, मम्मी फिर जाती है पापा को बुलाने के लिए, क्योंकि करिश्मा फिर भी एक्सेप्ट नहीं कर रही थी कि क्या हुआ, बोल भी नहीं रही थी। तो उसके फादर आते हैं, फिर वो लोग 5 बजे सुबह को बैठते हैं, फिर करिश्मा बोलती है, वो ऐसे हाथ जोड़ करके ऐसे नीचे फ्लोर में बैठ के वो भीख मांग रही होती है कि आई एम वेरी सॉरी, मैं डिजर्व ही नहीं करती आपके, मतलब इतना अच्छा पेरेंट्स होने के बावजूद मैंने आप लोगों का नाक कटा दिया। बट उसका फादर ना उसके पास आके उसको हक करता है, उसका फादर भी थोड़ा रो रहा होता है कि हमने क्या तेरे लाइफ में, हम वो जगह बिल्ड ही नहीं कर पाए कि तू हमें ट्रस्ट करे, ना ही कोई एक लड़के को, रैंडम लड़के को। लाइक वी शुड बी योर सेफेस्ट स्पेस, तू हमें नहीं बोलेगी तो किसको बोलेगी, आफ्टर ऑल तू हमारी बच्ची है। एंड बहुत सारी चीज़ें बोलती है वो थ्रू आउट द मेल ना, यही चीज़ बोलती है कि दीदी मैंने शायद पिछले जन्म में कुछ पुण्य किया होगा कि मुझे ऐसे मम्मी पापा मिले। एंड मुझे ऑनेस्टली ना गाइस, बहुत ऐसे स्टोरीज आते हैं जहाँ पे पेरेंट्स लोग या फिर रिलेटिव्स लोग इतने बुरे होते हैं, इतने टॉक्सिक होते हैं। एंड जब ऐसा पॉजिटिव पेरेंटहुड मुझे दिखता है ना, ऐसा पॉजिटिव घर का माहौल मुझे दिखता है ना भाई, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ने ना पेरेंट्स को, एक कहावत है ना, भगवान हर जगह नहीं हो सकते, इसीलिए उसने मम्मियाँ बनाए हैं। मैंने कोई तो एक ऐड में लाइक सुना था, मैं उसी में ही सेंटी हो गई थी, बिकॉज मेरे भी पेरेंट्स वैसे ही है, टचवुड।
तो उसके मम्मी पापा ना बहुत उसको सपोर्ट करते हैं। उसकी मम्मी उसको बोलती है कि सुनो, ये तुम्हारा एज नहीं है ये सब रखने का, तुम मम्मी कैसे बनोगी, तो चलो हम सुबह ही गायनेक के पास चले जाते हैं। तो उसकी मम्मी उसको गायनेक के पास लेके जाती है, वो भी जो भी लीगल जो भी प्रोसीजर्स है ना वो सब के लिए, वो डिटेल में मेल में नहीं था। एंड जो भी छोटा मोटा चीज़ था ना उसने बोला है कि ये मैं आपको जस्ट क्लैरिटी के लिए बोल रही हूँ कि कैसे क्या हुआ, बट ये चीज़ आप ऑडियंस के साथ शेयर मत करना क्योंकि बहुत ही प्राइवेट चीज़ है। सो मैं वो वाला पोर्शन मैं नहीं शेयर करने वाली, बट आप लोग बस जानो कि वो पेरेंट्स लोग उसको बच्चा रखने नहीं देते हैं। वो उसको तो रखना ही नहीं था, वो तो प्रेशर में रख रही थी कि हमारा बच्चा है, हम शादी करेंगे, नमन का ये सब। एंड ये लोग ना गायनेक के पास निकल जाते हैं। इसका फादर चला जाता है पुलिस स्टेशन केस फाइल करने के लिए, एक्सटॉर्शन का, ब्लैकमेल का। तो पुलिस स्टेशन जब पहुंच जाते हैं तो पुलिस चला जाता है नमन के घर में, उसके पेरेंट्स के घर में चेक ऑब्वियसली करने चला जाता है। नमन उस घर में नहीं था। उसकी मम्मी पापा बहुत ही ज़्यादा रो रहे थे। दे वर लाइक हमें तो पता ही नहीं, हमारा लड़का तो पढ़ाई के अलावा भी ये सब कर रहा है, हमें कुछ नहीं पता कि उसका गर्लफ्रेंड भी है। उसकी जो दादी रहती है, दादी भी अनअवेयर भाई, दादी को पता ही नहीं करिश्मा नाम की लड़की एग्जिस्ट करती है। तो ये सब जो दादी को मैंने बोल के रखा है, क्योंकि दादी को भी, दादी का आखिरी दिन आ ही रहा है ना, इसीलिए मैं इंट्रोड्यूस करवा के रखना चाहता था। वो सब जो मैंने इनिशियली आपको बोला है सब झूठ है, सब उसके फालतू के बातें हैं, ठीक है। उसके बाद पुलिस वहां पे जब जाता है बोलता है कि तुम्हारा बेटा जब भी आएगा तुम भेजोगे, अदरवाइज हम फिर से आएंगे। हम अगर आए उसको लेने के लिए, दैट वोंट बी गुड फॉर हिम। तो आफ्टर फ्यू आवर्स उनका पेरेंट्स ही आता है, नमन के पेरेंट्स। भाई यहाँ पे मुझे पेरेंट्स का भी तारीफ करना होगा, क्योंकि जनरली जो होता है ना यहाँ पे, क्रिमिनल लोग के पेरेंट्स लोग एक्सेप्ट ही करना नहीं चाहते कि हमारे बेटे ने या फिर हमारी बेटी ने ऐसा कुछ किया है, ठीक है। बट उनके पेरेंट्स आते हैं नमन को लेकर। नमन पूरा रो रहा होता है कि मैंने ये सब जानबूझ के नहीं किया, मैंने तो प्रैंक किया था, वो तो मस्ती मजाक में मैंने बोल दिया था देखने के लिए कि ये सच्ची में देती है कि नहीं, आई डिडंट मीन इट। तो ये सब सुन के ना नमन के पेरेंट्स भी पहुंच जाते करिश्मा के घर में। वो लोग भीख मांगते करिश्मा के फादर से कि प्लीज आप केस को वापस ले लो। करिश्मा के फादर एकदम मानने नहीं वाले, क्योंकि व्हाट इफ के पेरेंट्स को उस दिन पता नहीं चलता कि करिश्मा के दिमाग में क्या चल रहा है। व्हाट इफ करिश्मा कुछ गलत स्टेप ले लेती तो कौन भरपाई करता उस चीज को। उनका इकलौती बेटी का जान अगर चला जाता तो तभी लोग आरआईपी करने आ जाते हैं रस्ते में। बट उस चीज को अवॉइड करने के लिए अगर कोई फादर एक स्टेप ले रहा है, उसके लिए भी तुम ये बोल रहे हो, तो उसका फादर ना ये केस को वापस लेता ही नहीं है। ये सब जब हो रहा होता है ना, करिश्मा फॉर 2-3 मंथ्स वो अपने मासी के घर चली जाती है, ये सबसे दूर। वो अपने मासी के घर में ही रहती है, क्योंकि कॉलेज से दोनों को ही मिल जाता है टीसी। जब ये न्यूज़ बहुत स्प्रेड हो जाता है ना, लड़के को टीसी मिल गया बट लड़की को भी कॉलेज वालों ने टीसी दे ही दिया। पता ही था मुझे ऐसा ही होगा। तो क्या होता है, आफ्टर दिस बहुत ज़्यादा लीगल प्रोसीडिंग्स होता है, जिसके बारे में भी बोला है नॉट टू रिवील, क्योंकि अभी भी वो चल रहा है, वो केस अभी भी चल रहा है गाइस। इसलिए मैं नहीं बोलना चाहती, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उनके फैमिली का पर्सनल डिटेल्स रिगार्डिंग द लीगल टर्म्स एंड ऑल ना पता चले अगर कोई वीडियो को देख रहा है। बट क्या होता है, पुलिस जब नमन का फोन वोन चेक करता है ना गाइस, अभी भी एक और प्लॉट ट्विस्ट है। एक प्लॉट ट्विस्ट तो हो गया, अभी सेकंड एंड लास्ट प्लॉट ट्विस्ट क्या होने वाला है पता है? दैट इज, नमन का जब फोन चेक किया जाता है ना, नमन के फोन में मिलता है एक मैसेज। अभी व्हाट्सएप में ना हाइड मैसेज का भी ऑप्शन आ चुका है, वहां पे एक मैसेज मिलता है। एक और लड़की के साथ उसका चैट था, जिसका नाम सेव हुआ था माई बेब विद ए रेड हार्ट विद आग वाला इमोजी। एंड वो लड़की के साथ वो चैट करता था। एंड वो चैट जब उसका पकड़ा गया ना, पर हाँ वो चैट नॉर्मल चैट्स नहीं थे। नमन का गर्लफ्रेंड एक और था, उसका नाम रखना इंपॉर्टेंट नहीं है, बी लड़की। एंड वो बी लड़की ना अलग सिटी में रहती थी। सिटी भी मैं रिवील नहीं करने वाली, क्योंकि ये मेल में बोला हुआ था कि लड़की को कुछ पता नहीं था कि उसका बॉयफ्रेंड ये सब कर रहा है। तो अभी आप सोच रहे हो कि नमन प्यार किससे करता था, तो नमन को भी इंटरोगेशन एंड ऑल किया गया। तो नमन ने एक्सेप्ट किया कि मैं उस सिटी वाले लड़की से ही प्यार करता हूँ, वो मेरा फर्स्ट एंड लास्ट ट्रू लव है। तो हम दोनों के फ्यूचर के लिए मैं ऐसे पैसे अरेंज कर रहा था, मेरे पास मतलब कोई और ऑप्शन नहीं था, इसीलिए माफ़ कर दो माफ़ कर दो। वो बार बार पुलिस को ये सब बोल रहा था। उसके पेरेंट्स ना अभी भी जब भी लीगल प्रोसीडिंग्स चल रहा है ना, उसके पेरेंट्स बार बार उसके फादर को कांटेक्ट जैसे तैसे करने का ट्राई करते हैं ताकि वो केस वापस ले ले। बट उसका फादर कभी भी इस जन्म में केस वापस नहीं लेगा। अभी गाइस आप सोच सकते हो कि दीदी इतना अगर इन्फॉर्मेशन मिसिंग है, इससे अच्छा वो लड़की शेयर ही नहीं करती ये वाला स्टोरी, अगर इतना ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स है उसको स्टोरीज में इन्फॉर्मेशन देने में। बेसिकली गाइस उसने एंड ऑफ द मेल में ये भी बोला है कि मैं ये चीज़ शेयर करना चाहती हूँ, जो इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर किया वो सब मेरे लिए कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करने वाले। एंड आई वांट कि लड़की लोगों को या फिर लड़के लोगों को ना अवेयरनेस मिले कि कोई पर्सन अगर पहले ग्रीन फ्लैग हो एंड अचानक से कुछ ऐसा दिखाना स्टार्ट कर देना, उसका बिहेवियर चेंज हो जाए, रेड फ्लैग्स दिखाना स्टार्ट कर दे,
मत सोचो कि वो प्यार करता है तुमसे, कंट्रोलिंग है तो क्या हुआ, प्यार में तो कंट्रोल करता है एक इंसान, मैं ही ज़्यादा सोच रही हूँ, ऐसे गैसलाइट मत हो एंड तभी वॉक आउट ऑफ दैट रिलेशनशिप। एंड दूसरा चीज़, कभी भी कोई भी सिचुएशन में अगर आप फंस रहे हो ना, रेदर देन रिलाइंग ऑन योर पार्टनर या फिर योर फ्रेंड्स, अगर आपके पेरेंट्स सपोर्टिव है थोड़े से भी, ओनली इफ आपके पेरेंट्स सपोर्टिव है तभी ये वाला ट्राई करना। पेरेंट्स को बोल दो या फिर कोई अपने रिश्तेदार जो आपका बहुत क्लोज है उसको बोलो, एडल्ट को बोलो, रेदर देन डिस्कसिंग इट विथ कोई जस्ट बना हुआ एडल्ट, लाइक जिसका 19 साल है, 20 साल है। उससे अच्छा एक 35-36 ईयर ओल्ड के एक मौसी को बोल दो, मतलब जिसको आप ट्रस्ट कर पाते हो, ऐसे नहीं कि किसी को भी बोल रहे हो जस्ट बिकॉज वो लोग आपके रिलेटिव है, फैमिली है, ठीक है। एंड वो अभी शेयर करती है कि शायद वो पूरा लाइफ सिंगल रहेगी क्योंकि ये इंसिडेंट ने उसको बहुत ट्रॉमा दे दिया है। वो खुद को, उसके पेरेंट्स ने उसको माफ़ कर दिया बट वो खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाएगी क्योंकि उसके पेरेंट्स ने उसको हमेशा एक फ्रीडम दिया हुआ है एंड उस फ्रीडम का उसने ऐसा एक्सप्लॉइट किया है। एंड उसको कभी पता ही नहीं चला कि वो प्रेग्नेंट कैसी हुई क्योंकि हमेशा नमन ने उसको एश्योर किया हुआ है कि सब चीज़ उसने हैंडल करके रखा है, सब चीज़ प्रॉपरली है, तो कोई आशंका ही नहीं था उसका प्रेग्नेंट एंड ऑल होने का। तो उसको अभी भी पता नहीं कि कब वो हुई, कौन से टाइम, कौन से महीने, उसको कुछ पता ही नहीं, ठीक है। सो गाइज, दिस वाज द एंटायर स्टोरी। आई होप आपको ये स्टोरी से भी कुछ सीखने को मिला एंड थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट मिला। आई डोंट नो मुझे ये बोलना चाहिए कि नहीं, क्योंकि किसी का एक बहुत ही ट्रॉमेटिक ये हिस्सा था जीवन का। मिलता है नेक्स्ट स्टोरी टाइम वीडियो में। डोंट वरी गाइस, मैं आज से बहुत अच्छे स्टोरीज लाने वाली हूँ। आप लोगों ने बहुत अच्छे स्टोरीज भेजे थे, वो मेरा गलती था कि मैंने अच्छे से, मेरे पास टाइम नहीं था ऑनेस्टली पढ़ने के लिए। अभी मैंने फिर से पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। सो गाइज, आई विल बी बैक विथ मैनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी टाइम वीडियो में। तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड अगर वीडियो अच्छा लगा, स्टोरी अच्छा लगा, हाइप करना मत भूलना एंड ऑलवेज याद रखना, लाइफ में कभी कभार डरना एंड सतर्क रहना ज़रूरी है। बाय।